नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप और ये है आपका वीकली डिफेंस अपडेट रखवाले और हम स्वागत कर रहे हैं आपका इस बार की किस्त में। मैं हूं निखिल और हमारे साथ हैं हर बार की तरह रक्षा पत्रकार शिवरू। बहुत बहुत स्वागत है शिव आपका। धन्यवाद निखिल। शिव, बड़े दिनों बाद ये हुआ है कि रखवाले का जो डे प्लान जैसे हम कहते हैं हमारी लाइन में, उसमें इंडियन आर्मी फीचर हुई है प्रोमिनेंटली और जो दोनों स्टोरीज हम करने वाले हैं वो आर्मी से ही रिलेटेड हैं। बड़े दिनों से हमारे व्यूअर्स उस अपडेट का इंतजार कर रहे थे कि ये बात तो हुई थी कि आर्मी के लिए भी अपाचीज लिए जाएंगे, लेकिन उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो चीज़ें कहाँ हैं। लेकिन फाइनली अब 19 जैन को बोइंग इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी की है। उन्होंने कई सारी पिक्चर्स भी पोस्ट की हैं और उसमें उन्होंने एक छोटी सी सेरेमनी दिखाई है जिसमें जो पहला फ्यूजलाज होगा, जो पहली आपके लिए जो चैसी है सो टू स्पीक हेलीकॉप्टर की अपाचे की, वो फॉर्मली हैंड ओवर की जा रही है आर्मी एविएशन कोर के जो डीजी हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सूरी उनको। अब ये जो बॉडी है, जो फ्यूजलाज है, ये आपका जाएगा यूएस, वहाँ एरिजोना में बोइंग का प्लांट है जहाँ पे इस पूरे हेलीकॉप्टर को बना के वापस फिर डिलीवर किया जाएगा और बताया जा रहा है कि फेब 24 के आसपास ये हो जाएगा। फेब 24 का मतलब 2024 का फरवरी, 24 फरवरी नहीं। शिव, बड़े दिनों से हम इंतजार कर ही रहे थे इस चीज का। थोड़ा डिले हुआ है पैंडेमिक की वजह से आई गेस। थोड़ा तो डिले हुआ है निखिल, लेकिन जो डिलीवरी टाइम था, पहला जो डिलीवरी था इंडियन आर्मी का अपैची, वो था 2023 का डिलीवरी था। जैसे आपने बताया कि 2024 तक जाएगा क्योंकि थोड़ा बहुत डिले था ही। लेकिन ये जो फैक्ट्री है निखिल हैदराबाद में, जो टाटा और बोइंग का जो जॉइंट वेंचर फैक्ट्री है, उसमें से लगभग 200 अपैची के जो बड़ा हिस्सा है, जो फ्यूसलाज कहते हैं, जो हेलीकॉप्टर जब देखोगे जो बड़ा जो दिखता है वो फ्यूसलाज होता है। 200 ऑलरेडी बन चुके हैं उस फैक्ट्री में और वो डिलीवर हुए हैं। जैसे आपने बताया कि यूएस में एरिजोना में एक जगह है जिसका नाम है मीसा, वो एक डेजर्ट क्षेत्र में है। वहाँ पे अपैची का फाइनल इंटीग्रेशन फैसिलिटी है। तो ये जो हिस्सा इंडिया में बनता है, यूएस को जाता है, वहाँ पे पूरा इंटीग्रेशन होता है, इंजन डलता है उसमें, रोटर्स जो हैं वो डलते हैं, सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हथियारें, सब कुछ वहाँ इंटीग्रेट होता है। उसके बाद वो पेंट होता है, उसके बाद वो कस्टमर को डिलीवर होता है। तो इंडियन सेना का जो अपैची है यूएस से डिलीवर होगा, लेकिन जो वो अहम हिस्सा जो है वो हैदराबाद में बना है। शिव, क्योंकि अब फाइनली हमको फ्यूजलाज दिखने लगे हैं और अब जैसा कि बोइंग ने कहा है कि वो नेक्स्ट ईयर तक वो कोशिश कर रहे हैं कि डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएं। वो कह रहे हैं कि जो आपका फाइनल 6 फ्यूजलाज की जो आपकी डिलीवरी थी, जो आखिरी हेलीकॉप्टर जो आर्मी को आना था, उसमें वो डिले करने नहीं वाले। वो कह रहे हैं कि ये बैकलॉग भी वो ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं इसको दूर करने में। तो क्या शिव ये एक्सपेक्ट करना ठीक होगा कि इंडियन आर्मी के पायलट्स जो हैं आर्मी एविएशन कोर के, जो इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने वाले हैं, क्या उनके लिए ट्रेनिंग का काम शुरू हो गया है? वो ऑलरेडी शुरू हो गया है निखिल। वो बोइंग और इंडियन आर्मी के बीच में ऑलरेडी एक ट्रेनिंग का एक अग्रीमेंट बन चुका है। वो 2018 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट सामने आ गया था, उसी टाइम ये सारे जो डिटेल्स हैं वो सामने आ गए थे, वो साइन हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है अपाची में। जब इंडियन सेना और यूएस के सेना ने काफ़ी सारे युद्ध अभ्यास या कुछ एक्सरसाइजेस किए हैं पहले, उसमें काफ़ी एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है निखिल। लेकिन ये एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग जो होता है वो यूएस में मेरे हिसाब से ऑलरेडी जारी है और वो चलता रहेगा, क्योंकि एक बैच पहले ट्रेन होगा, उसके बाद बहुत सारे बैचेस ट्रेन होंगे। लेकिन हमको याद रखना पड़ेगा निखिल कि इंडियन आर्मी के पास सिर्फ 6 अपैची का ऑर्डर है। तो ये 6 अपैची जो है ये एक्चुअली एक फॉलो ऑन ऑर्डर था निखिल, जो भारतीय वायुसेना ने जो 2015 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 22 अपैचीज के लिए, उसका डिलीवरी ऑलरेडी हो चुका है। 2020 तक सारे 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का डिलीवरी खत्म हो चुका है। तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर उसी टर्म्स और कंडीशंस, जो कॉस्ट था, प्राइस था, कॉन्फ़िगरेशन था, उसी को लेकर ये एक ऑप्शन क्लॉज एक्सरसाइज हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो ये उस ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये ट्रेनिंग ऑलरेडी मौजूद है निखिल।
और आई एम श्योर इसमें इंडियन एयरफोर्स के पास जो इंडिया में एसेट्स हैं अपाची के लिए, वो भी मतलब दोनों सर्विसेज एक दूसरे के साथ शेयर कर ही रही होंगी। बिल्कुल। शिव, हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे इंडियन एयरफोर्स के पास तो एक बड़ा ऑर्डर था, वो 22 हेलीकॉप्टर्स ले रहे थे। बड़ा इसका मतलब आर्मी से बड़ा था, वो बहुत बड़ा भी नहीं। दो यूनिट उन्होंने ली हैं। और उन्होंने अलग अलग हेलीकॉप्टर्स लिए हैं अलग अलग मिशन प्रोफाइल्स में उड़ाने के लिए। वैसे तो ये मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट पे है, आप किसी भी अपाची को कोई भी अपाची बना सकते हैं, लेकिन कुछ एनहांसमेंट्स के साथ तो आपको खरीदना ही पड़ता है। जैसे हमने एयरफोर्स के लिए 22 में से कुछ आपके लॉन्ग बो रडार के साथ में आए हैं, कुछ की खूबियां दूसरी हैं। आर्मी का ऑर्डर थोड़ा छोटा है, सिर्फ 6 हेलीकॉप्टर्स हैं। क्या उसमें भी हम अलग अलग हेलीकॉप्टर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ही मिशन प्रोफाइल वाले हेलीकॉप्टर्स हम? निखिल, ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरी जो जानकारी है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, वो ये है निखिल कि इन 6 हेलीकॉप्टर में से 3 हेलीकॉप्टर वो लॉन्गबो रेडार वाला वर्जन होगा। और ये रेशियो जो है वो लगभग वायुसेना का भी रेशियो वही था। आई थिंक 22 हेलीकॉप्टर जो वायुसेना के थे, उसमें से 10 या 11 हेलीकॉप्टर जो हैं वो लॉन्गबो रेडार इंटीग्रेटेड वर्जन्स हैं। तो ऐसे ही इंडियन आर्मी के पास भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है निखिल। और निखिल, जब ऑप्शंस क्लॉज एक्सरसाइज होता है, उसका मतलब है कि जो ऑलरेडी तय हो चुका है, जो ऑलरेडी नेगोशिएट हो चुका है, काफी सारा पैसा लगता है, मैन आवर्स और पैसे लगते हैं जब आप नेगोशिएट कर रहे हो एक डील के लिए। तो एक ऑप्शन क्लॉज का मतलब है कि देखो, हमने काफी एनर्जी स्पेंड किया है, पैसे स्पेंड किया है इस कॉन्फ़िगरेशन, इस टाइप को तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए थोड़ा समय बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए हम एक अलग कॉन्ट्रैक्ट सामने करते हैं कि अगर आपको इसके बाद और चाहिए इस ऐसे ही तरह, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो 2-3 साल तक। एक टाइम बाउंड मैनर में अगर आप ऑर्डर करोगे तो हम इस प्राइस और कॉन्फ़िगरेशन को फ्रीज कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई चेंजेस नहीं होंगे। कुछ छोटे मोटे काफी इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे कुछ चेंजेस हो सकते हैं निखिल, स्पेशली कंसिडरिंग कि बोइंग काफी आउटसोर्सिंग वर्क ऑलरेडी करता है इंडिया से, तो उस टाइप का कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटा तो द एयरक्राफ्ट विल बी द सेम। ओके शिव, अब हम थोड़ा सा ट्रिकी वाले हिस्से में चलना चाहते हैं। हमने ये देखा था जब हमारी पहली कई रखवाले की किस्तों में हमारी इंडियन एयरफोर्स के पैचेस को लेकर के बात हो चुकी है। दोनों सर्विसेज एक ही, जैसे शिव ने बताया कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हेलीकॉप्टर्स उड़ा रहे होंगे, लेकिन दोनों सर्विसेज अलग अलग नाम है, अलग अलग फिलॉसफी, अलग अलग एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। और रखवाले में ये चीज़ पहले डॉक्यूमेंट हो चुकी है कि जो इंडियन एयरफोर्स के अपैचीज हैं वो A2A मिसाइल्स के साथ में आए थे, लेकिन आर्मी का पूरा फोकस, उसको आर्मी कहते ही इसलिए क्योंकि वो ग्राउंड वॉरफेयर पे ध्यान देते हैं। तो आर्मी बिल्कुल ये चाहेगी कि उनके अपैचीज A2 ग्राउंड वेपनरी के साथ में आए। क्या ये अज्यूम करना सेफ होगा कि वो A2 ग्राउंड मिसाइल्स के साथ आएंगे, ये जो 6 हैं, या फिर जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जब जैसे आप कह रहे हैं कि हम उसी के फॉलो ऑन में जा रहे हैं तो वैसा ही रहेगा? निखिल, एक्चुअली इस पर काफी क्लैरिटी 100% नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल सकते हैं कि अपैची एक काफी मॉड्यूलर चीज है। अगर आप इस हेलीकॉप्टर पर कुछ अन्य हथियार लगाना चाहते हो तो आप काफी आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि जो हथियार वायुसेना के अपैची में लगे हैं वो सारे अमेरिकन हथियारें हैं निखिल। जैसे आपने बताया एयर टू एयर मिसाइल वो है स्टिंगर, एयर टू ग्राउंड मिसाइल वो है हेलफायर के जो प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन। तो अगर आपको किसी चीज को अगर आप स्टिंगर नहीं चाहते हो इस हेलीकॉप्टर में, ऐसा नहीं है कि कुछ बड़ा सा मॉडिफिकेशन है। अगर आप स्टिंगर को डिप्लॉय करना चाहते हो अपैची पे, सिर्फ एक स्पेशल लॉन्चर आप इंटीग्रेट कर लो, काफी मॉड्यूलर चीज है, तो इसमें कोई देयर इज नो ग्रेट डिफिकल्टी इन मेकिंग द चेंज। तो इसलिए शायद स्टिंगर्स नहीं होंगे इस अपैची में, बट दैट विल नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, क्योंकि प्लग एंड प्ले है। जैसे आप फोन में चार्जर लगाते हैं, ऑलमोस्ट वैसा ही है। बिल्कुल उसके लिए एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, कुछ घंटे भी लगते हैं उसके अंदर, और वो एक ग्राउंड पे इंजीनियर होता है, वो सर्टिफाइज इन राइटिंग कि हाँ दिस एयरक्राफ्ट इज
सेफ टू फ्लाई, लेकिन ये उतना टेक्निकल या उतना लंबा प्रोसेस नहीं है जैसे शिव आपको बता रहे थे। शिव, इंडियन एयरफोर्स के पास जो अपैचीज हैं हमने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने की कोशिश की थी लद्दाख में, जब हमारा चीन के साथ में फेस ऑफ हुआ। और पहले संदीप भी हमारे साथ में हुआ करते थे, संदीप ने वहाँ जाके रिपोर्ट किया था, और ये चीज़ बाकी जगह भी डॉक्यूमेंट हुई है कि लद्दाख का जो ऑल्टीट्यूड है वो डेजर्ट है लेकिन काफ़ी हाइट पे है, और वो एक पेनल्टी की तरह हो जाता है अपैची के वेट के चलते, जो अपैची का साइज़ है। हम ये जानना चाहते हैं कि आर्मी आगे जाकर के, आर्मी एविएशन कोर को बड़ा ही होना है, ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स होंगे, हो सकता है कुछ और फिक्स विंग एयरक्राफ्ट में भी भविष्य में वो लोग लें, लेकिन हमें ये देखना है कि आगे कैसे चलेगा। क्या अपैची जैसे ही और एयरक्राफ्ट्स होंगे, या फिर हम प्रचंड की तरह के कुछ एयरक्राफ्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे जो उस ऑल्टीट्यूड पे काम कर सकते हैं, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग है कि प्रचंड को आप लद्दाख और अरुणाचल में इस्तेमाल कीजिए और अपैचीज को आप रख लीजिए डेजर्ट के लिए? दो जवाब हैं इस सवाल का निखिल। एक तो जब जब अपैची और उसके जो को कंटेस्टेंट था वो पहले वाला रिक्वायरमेंट में जो रशिया का Mi-28 था, जब वो टेस्ट हो रहे थे इस रिक्वायरमेंट के लिए निखिल, दोनों हेलीकॉप्टरों को लद्दाख में लिया गया था। वहाँ पे काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल्स हो चुके थे, और जब आर्मी ने अपैची को चुना था, कुछ फाइनल इवैल्यूएशन ट्रायल्स हुए थे जिसमें अपैची का कुछ मॉडिफिकेशंस थे निखिल। वो इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस थे ताकि ये हेलीकॉप्टर उतने ऊंचे ऑल्टीट्यूड्स में ऑपरेट कर सके। कोल्ड स्टार्ट, हॉट कोल्ड स्टार्ट, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसमें एक्सट्रीम सर्दी में सवेरे में स्टार्ट करना, आफ्टर कोल्ड सोकिंग ओवरनाइट, ये सारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो टेस्ट हो चुके हैं अपैची पे। लेकिन आप बिल्कुल सही हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट व्हेन यू से कि ये हेलीकॉप्टर एक्चुअली हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए बना नहीं है, ओरिजिनली बना नहीं था। वो प्लेन्स, डेजर्ट, सी लेवल ऑपरेशंस के लिए एक्चुअली बना था, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस लगा के इंडियन आर्मी को तसल्ली मिल गई थी कि ये हाँ बिल्कुल ये ऑपरेट कर सकता है विद हथियारों के साथ। अब निखिल, जो 6 हेलीकॉप्टर कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इंडियन आर्मी को, जो अभी डिलीवर होने वाले हैं अगले साल, वो सिर्फ 6 हैं, लेकिन एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट है, लेकिन 22 हेलीकॉप्टर ऑलरेडी आ गए हैं, ये 6 हेलीकॉप्टर आएंगे अभी। उसके ऊपर, इसके अलावा और इसके ऊपर निखिल और 40 और हेलीकॉप्टर का एक विजन प्लान ऑलरेडी है रक्षा मंत्रालय में। इसका मतलब है कि जब ये जो पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था 22 अपैचीज के, जब डिलीवरी होना शुरू हुआ था, ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोसेस बन गया था, बजट को लेके, पैसों को लेके, रिक्वायरमेंट्स को लेकर कि और ये लद्दाख सिचुएशन के पहले था निखिल। उनका ऑलरेडी मानना था कि हमारा वी नीड एटलीस्ट 60 हेलीकॉप्टर, 60 हेलीकॉप्टर का अपैची हेलीकॉप्टर का रिक्वायरमेंट था। लेकिन जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि प्रचंड अब आ गया है, द प्रचंड हैज कम ऑनलाइन। ये एक भारतीय हेलीकॉप्टर है, इंडिया में ही बनता है, उसका ऑलरेडी काफ़ी अनुभव हुआ है लद्दाख में, 2-3 साल के लिए वो ऑलरेडी तैनात हुआ है, अभी इंडक्ट हुआ है जोधपुर में। तो मेरा मानना है कि ये एक फ्लीट रैशनलाइजेशन जो बोलते हैं निखिल, वो होगा। हायर एंड ऑपरेशंस, एडवांस्ड ऑपरेशंस, बिल्कुल बॉर्डर के पास जो हैं, शायद आई थिंक वी विल डिपेंड ऑन द अपैची, और प्रचंड भारी संख्या में ले सकते हैं। अभी एक विजन प्लान जो है रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना और थल सेना का, वो है कि एटलीस्ट 200 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होगी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये स्प्लिट कैसे होगा। अपैची एक बहुत महंगा चीज है, बहुत महंगी चीज है निखिल, और अगर हम ज्यादा लेंगे, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी होंगे, ओनरशिप कॉस्ट भी होंगे, तो हमारे पास उतना भी बजट नहीं है। तो दैट इज द रीजन व्हाई अभी तक ओनली 60 हेलीकॉप्टर्स का एक प्लान है अपैची का। द रेस्ट विल बी मेट बाय LCH और रुद्रा। अब और वो उस बात से सेंस बनता भी है, 60 हेलीकॉप्टर से कि एक डिसेंट नंबर है, और उसके बाद अब 60 हेलीकॉप्टर बहुत है निखिल। और आपको जब, और प्रचंड जैसे प्रचंड का अगर हम Mark 2 वर्जन अगर प्लान हो रहा है, आई एम श्योर कि उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स के बारे में DRDO सोच ही रहा होगा, जो फीडबैक आ रहा है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से। और जब वैसे आगे इटरेशंस हम देखेंगे उसमें, तो अपैची और प्रचंड के बीच का गैप थोड़ा कम होता जाएगा। वो जैसे अभी वो हेलिना मिसाइल का क्लियरेंस मिल गया है रक्षा मंत्रालय से,
वो उसका इंटीग्रेशन भी होगा प्रचंड से, तो एक वो एंटी टैंक वेपन जो बोलते हैं, जो अभी तक नहीं था इस प्लेटफॉर्म पर, वो भी आ जाएगा कुछ देर वो भी में। हो जाएगा। मतलब प्रचंड पूरी तरह कभी अपाची नहीं बन सकता है, लेकिन उसके बीच में जब हम कह रहे हैं कि जो जो दोनों हेलीकॉप्टर्स में फर्क है उनके बिल्कुल। मिशन प्रोफाइल्स में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ी कॉमनैलिटी हमको मिल जाएगी, और फिर तब हम अपने अपाचीज को फ्री कर पाएंगे जो आपके रन ऑफ द मिल जॉब्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन सारी चीजों से उनको हम बचा के रख सकते हैं। क्योंकि निखिल, अपाची जो है, आप मान सकते हो कि इट इज द मर्सिडीज ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स। वो मर्सिडीज बेंज है अटैक हेलीकॉप्टर्स का लाइन जब देखोगे, ये अपाची मर्सिडीज बेंज है। प्रचंड जो है वो आप बोल सकते हो इट्स द स्कॉर्पियो। वो एक टफ हेलीकॉप्टर है, आप काफी नंबर्स में ले सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, तैनात कर सकते हो, लॉन्ग आवर्स के लिए यूज कर सकते हो, सस्ता होगा ऑपरेट करने के लिए। लेकिन मर्सिडीज बेंज महंगा है ऑपरेट करने के लिए, लेकिन उसका जो क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है, वो काफी ज्यादा है। तो जो अंतर है निखिल, जो अपाची और प्रचंड के बीच में जो अंतर है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं ऑब्वियसली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार, वो है डिफरेंशिएशन निखिल। और हमको याद रखना पड़ेगा कि अपाची बहुत सालों से डेवलप हो रहा है। आई थिंक 30 और 40 इयर्स से ये डेवलप हो रहा है। तो काफी इंप्रूवमेंट्स हैं, बहुत ही एडवांस्ड लॉन्गबो रेडार है। तो इसका जो किल फैक्टर है वो है उसका रेडार और इलेक्ट्रॉनिक्स निखिल। अपाचीज में आज जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं वो पैदा भी नहीं हुए थे जब वो उसका पहला फ्लाइट हो चुका था। तो Correct. आप देख रहे हैं कि इतना टाइम उसके डेवलपमेंट को मिला हुआ है। तो जब वो चीज प्रचंड के साथ में हो जाएगी तो वहां पे भी आप कुछ इंप्रूवमेंट्स जरूर देखोगे। शिव, हम अगली स्टोरी में चलना चाहते हैं। आप कुछ ऐड तो नहीं करना चाहते हैं इसमें? बिल्कुल। मैं उस डिबेट से बच रहा हूं। हमने कई बार रखवाले में इस चीज की बात भी कर ली है कि आर्मी एयरफोर्स कहां होने वाले हैं। वो अब हम रखवाले में दोबारा तब डिस्कस करेंगे जब दोनों सर्विसेज सॉर्ट आउट कर लेंगी उसको कि हमको कहां पे रखने हैं। और वो एक चीज अभी सीडीएस साहब के सामने है, ये चीज निखिल, जो आप जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जो आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स और आर्मी के बीच में जो झगड़ा था पहले, ये भी एक चीज सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सामने है। मुझे लग रहा है कि अब एक छोटा मैं कमेंट इसमें करना चाहता हूँ कि जनरल चौहान ऑब्वियसली आर्मी से आते हैं और अभी सीडीएस हैं, उनके मुंह से भी बात वो उतनी ही वजन उतनी सही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शिव एक ठंडे दिमाग से सोच के, अगर कोई, मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के भी जो ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल अब खुद को काफ़ी साबित करके, बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके, बहुत ही स्ट्रांग वेटिंग प्रोसेस को पार करने के बाद ही वो भी ऑफिसर्स बनते हैं। वो या जो आपके इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं वो भी जब वहाँ पहुँचेंगे उस ऑफिस में, आई एम श्योर, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, अटैक हेलीकॉप्टर्स वर्ल्ड ओवर आर्म फोर्सेस के पास में होते हैं, आर्मी के पास में होते हैं, क्योंकि वो क्लोजर सपोर्ट, वो हवा में उड़ता है लेकिन वो हवा का हथियार नहीं है। ये हम कई बार बता चुके हैं। शिव, अगली स्टोरी पे हम चलना चाहते हैं। AK-203, हमने इससे पहले रखवाले में AK-203 की बात की है। जो प्लांट है उसने एक प्रेस रिलीज निकाली है कुछ दिन पहले, और उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट बैच है उसका काम शुरू हो चुका है, और वो इन मंथ्स, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है वो कब देने वाले हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ महीनों में वो दे देंगे। जो उनका पहला बैच ऑफ राइफल्स होगा इंडियन आर्मी को मिल जाएगा। कैसे देखते हैं? निखिल, मैं देखता हूं कि ये एक बहुत अच्छी बात है। काफी डिले हो चुका है इस प्रोग्राम में, नीडलेस डिलेज हुए हैं इस प्रोग्राम में निखिल। ये जो डिलीवरी है ये 2018 में होना चाहिए था। हम 2023 की बात कर रहे हैं अभी, तो 5 साल का डिले ऑलरेडी हो चुका है इस डील में। और ये एक मामूली सा राइफल के लिए इतना बहस, इतना डिले, इतनी बातचीत, इतनी जो डिबेट हो रहा था इंडिया और रशिया के बीच में, मैं मानता हूं कि ये एक काफ़ी खराब एग्जाम्पल है एक प्रोक्योरमेंट का, क्योंकि ये एक मामूली सा चीज़ है, एक राइफल है, इन्फेंट्री राइफल है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है सेना के लिए वो काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं मानता हूं कि बेटर लेट देन नेवर, अच्छा है कि ये हुआ है। जैसे हमने पहले भी रिपोर्ट किए हैं रखवाले पर कि ये एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है निखिल, रशिया और इंडिया के बीच में। ये कलाशनिकोव का टेक्नोलॉजी है, ये AK-47 जो बहुत फेमस असॉल्ट राइफल है, उसका
सबसे एडवांस्ड वर्जन AK-203 कहते हैं उसको। ये अमेठी डिस्ट्रिक्ट में एक फैक्ट्री ऑलरेडी बन चुका है और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी शुरू हो गया है। और मैंने सुना है निखिल कि अक्टूबर नवंबर में पहला जो बैच है 1000 या 2000 जो राइफल्स हैं वो सेना के हाथ में आ जाएंगे। तो उसके बाद 40,000 राइफल्स रशिया से डायरेक्टली आएंगे निखिल। 40,000 उसी दौरान ये 40,000 रशिया से आएंगे कुछ बैचेस में। उसके बाद जो है 6 या लगभग 7 लाख राइफल्स उसी फैक्ट्री में बनेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो प्लान जमीन पर है उस जगह में वो है कि जब ये प्रोडक्शन AK-203 का प्रोडक्शन स्पीड्स अप, जब वो स्पीड अप करेगा और वो रेगुलराइज होगा, कुछ और भी हथियारें वहां बनाएंगे निखिल। अच्छी बात है शिव, और ये किसी से छुपा नहीं है कि स्पेशली इंडियन आर्मी में AK-47 कितनी पसंद की जाती है। बिल्कुल। और 203 के लिए उनको कुछ भी नया नहीं करना है। वो एसेंशियली एक AK-47 ही है विद कुछ सम एनहांसमेंट्स। कोई एडिशनल ट्रेनिंग नहीं होगा, एडिशनल ट्रेनिंग कुछ नहीं है। आपका चेंबर वही है, राउंड वही है, सारी चीजें आपके पास पहले से। करेक्ट। कुछ पता नहीं चलेगा कि आपने मतलब जवान के हाथ में एक नई चीज पकड़ा दी है, जो कि एक अच्छी चीज है। और इस राइफल ने पूरी दुनिया में खुद को साबित किया है। शिव, ये अच्छी चीज है कि हम रूस के साथ में मिलकर एक राइफल बना रहे हैं, और हमें इसमें कोई प्रॉब्लम भी नज़र नहीं आती। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया में बहुत अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप गूगल पे देख सकते हैं। मैं ना इनके भी फ्यूचर को लेके मतलब चाहता हूँ कि आप एक कमेंट करें कि ये ठीक है, हमको राइफल्स चाहिए चाहे जहाँ से मिल जाएं, और अभी हम AK-203 बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारे इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है, कोई ऑटो मैन्युफैक्चरर था, कोई पहले कोई काम करता था, उन लोगों ने अपने बिजनेस में से टाइम और पैसा निकाल करके डेवलपमेंट पे खर्च किया है, कि उनके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑर्डर्स ज़रूर फ्लोट करने चाहिए, चाहे वो आर्मी हो या CAPFs हो, ताकि वो एक कल्चर हमारे यहाँ डेवलप हो कि 203 की तरह या AK-47 की तरह हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट निकले जो हम फिर ज़रूरत नहीं रह जाए कि हम ही खरीदें, वो फिर वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में बिकेगा। निखिल, ये कल्चर जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ये धीरे धीरे एक्चुअली आ रहा है। जैसे आप आर्टिलरी में देखो तो एक्चुअली आ गया है। जब आप ड्रोन्स की तरफ देखोगे ये बिल्कुल आया है। भारतीय ड्रोन्स, मेड इन इंडिया ड्रोन्स जो हैं वही इस्तेमाल होते हैं अभी। उसी तरह मेरा मानना है कि ये जो मेड इन इंडिया जो राइफल्स और फायर आर्म्स हैं, और हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हैदराबाद और बेंगलुरु में दो तीन प्राइवेट कंपनीज हैं जो बहुत ही एडवांस्ड अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हथियारे बनाते हैं। राइफल्स, कार्बाइन्स, पिस्टल्स, एम्यूनिशन, रिवॉल्वर्स, ऐसे सारे। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्चुअली टेस्ट हो चुके हैं सेना के साथ। तो ये जो अगर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिलता है तो एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा निखिल। एक ऐसा कंपनी है बेंगलोर में, जब ये AK-203 का कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हुआ था, साइन हो चुका था, बहुत बड़ा हेडलाइन बन गया था इंडियन मीडिया में। मैंने उनसे बात किया था, ये इंडियन कंपनी के मालिक जो बेंगलोर में बैठते हैं, और उनका कहना था कि हमारे पास एक AK-47 टाइप का बिल्कुल मेड इन इंडिया चीज है जो हमने बनाया है, हमने इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट किया है। हम बाहर जाके भी कुछ और कंपनीज के साथ भी इसको टॉर्चर टेस्ट किया है, एक्सट्रीम वेदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्यूनिशन को लेकर, और फिर भी ये इसको चांस नहीं मिल रहा है इंडिया में। उनका मानना है कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दो। ऐसा नहीं है कि देखो हम रशिया नहीं है, हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक मजबूती नहीं है, हम सिर्फ बोल सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हम खड़े हैं, हम यहीं पे बनाएंगे। हम ये वादा करते हैं कि इसमें जो चीज़ डलती है वो बाहर से नहीं है, वो बिल्कुल 100% इंडिया से ही है, और हमको चांस दीजिए। तो जैसे आपने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस भी हैं, सेना है, एयरफोर्स है, पैरा स्पेशल फोर्सेस भी हैं। तो ये सारे जो है काफ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं निखिल। एक जो कंपनी है बेंगलुरु में, उनको एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था AK-47 अपग्रेड के लिए। तो वो बहुत खुश थे। उनका मानना है कि ये एक काफ़ी बड़ा कदम है आगे। लेकिन
उनका कहना है कि देखो हमने काफ़ी हमारा नो हाउ, साइंटिफिक नॉलेज, आत्मनिर्भर जो रिक्वायरमेंट जो समझते हैं हमने काफ़ी पैसे लगा के एक प्रोडक्ट बनाया है। अभी हम अपग्रेड्स को लेकर नहीं खुश होंगे, हमारा प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होना चाहिए। आप इतना जो पैसे लगा रहे हो एक फैक्ट्री में रशिया के साथ एक AK-47 बनाने के लिए, उनका मानना है कि ये काफ़ी एक बेसिक चीज़ है। रशिया ने AK-47 को लेकर कुछ चीज़ छोटा मोटा इंप्रूवमेंट्स करके, कुछ मटेरियल्स चेंज करके, फर्नीचर में बेसिकली उन्होंने कुछ चीजें लगा के आपको बेच दिया है। जब आपके पास बिल्कुल एक मच बेटर चीज है जो इंडियन है, तो उनका कहना है कि हमारा टाइम आएगा। वो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। नहीं, और बात सिर्फ प्राइवेट कंपनीज की नहीं है कि ये रखवाले नई मैसेज देना चाहता है कि हम कह रहे हैं कि नहीं आप प्राइवेट में पैसा फूकिए। त्रिची में OFB ने ही एक बहुत बढ़िया राइफल बनाया था पिछले साल से, आप उठा करके सारी वो खबरें देख लीजिए। उस राइफल का भी क्या हुआ। Correct. हमारे पास में अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट्स हैं जो अच्छे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो वो फूड चेन है वो उसमें इतने नीचे होते हैं कि हमारा अपना अच्छा प्रोडक्ट काम नहीं कर पाता। इंसास इसीलिए एक स्टार्ट स्टोरी थी, एक्सीलेंट डिजाइन, लेकिन हमने क्वालिटी कंट्रोल के चलते उसे फिर खपा दिया। चलिए इस बात से आगे बढ़ते हुए हम ख़त्म करते हैं। हमने कहा था कि आज हम सिर्फ इंडियन आर्मी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन तीनों जो हमारी सर्विसेज हैं और तीनों सर्विसेज के जो शूरवीर होते हैं उनकी कहानियों को लेकर के एक किताब आ गई है, इंडियाज़ मोस्ट फेयरलेस 3, और हमारी थोड़ी साठगांठ भी है इस किताब को लिखने वालों से।